तो हम पढ़ने वाले हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट कि एक जो स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो इसको इस तरह से देखो कि सपोज करो ये हमारी न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ई नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ दो तरह की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होती है। सबसे पहले तो है इसकी काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। भाई अगर सपोज करो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? हाफ mv², यही होती है। अब फर्स्ट पोस्टुलेट्स की हम बात करें तो फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट mv² हमारा किसके बराबर था? kZe²/r के, इसके बराबर ही था। इसको हम यहाँ रख देंगे mv² की जगह, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ kZe²/r। क्लियर? तो ये हमारी क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दूसरी है उसकी पोजीशन, कि वो कौन सी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, वहाँ की रेडियस क्या। देखो ये जो हम पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक रेडियस ले रहे हैं दैट इज r। पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो दूसरी एनर्जी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली होगी? स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बीच में क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इनमें क्या बनेगा? ये इसके पोटेंशियल में घूम रहा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हमने पढ़ी है क्या? K Q1 Q2, तो ये हो जाएगा ZE, इस पे जो चार्ज है, इंटू E अपॉन R, और ये माइनस में होती है तो पोटेंशियल एनर्जी है -kZe²/r। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आई और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई। जो तो टोटल एनर्जी हो गई इसकी, तो टोटल एनर्जी हमारा कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा हाफ kZe²/r माइनस kZe²/r। तो इसको जब घटाएंगे तो फुल में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा माइनस का kZe²/r। तो ये हमारी टोटल एनर्जी, या इसको हम E से भी डिनोट कर देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो उस ऑर्बिट में घूम रहा है ये होती है। अब इसमें हम एक चीज़ और रखेंगे और वो ये है, हमारे पास R की वैल्यू है जो हमने फर्स्ट उसमें निकाली थी, रेडियस वो कितनी निकाली थी? R = n²h²। हमें पता है, we know that R = कितना है? n²h² अपॉन 2π², 4π² mkZe², 4π² mkZe²। ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये R की वैल्यू है। ठीक है, ये R की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? इसमें यहाँ पुट करेंगे। क्लियर है? इस R की वैल्यू को इसमें पुट करो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? तो टोटल एनर्जी या E = हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1/2 kZe² अपॉन में ये हो जाएगा n²h², तो यहाँ आएगा और ये नीचे वाली टर्म वापस घूम के ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा? 4π² mkZe²। अब 2 से ये कितनी बार जाएगा? 2, तो E = हमारा हो जाएगा -2π², ये हो जाएगा 2π² k² me² अपॉन में n²h²। तो ये हमारे एनर्जी जो है आ गई निकल के। क्लियर? ये भी है, बस इसमें हमें अगर रेडियस दी है तो R की वैल्यू रख लेंगे और अगर नहीं दी तो R की वैल्यू निकाल के हम इस टर्म में ले आएंगे। अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें ये देखो यहाँ से ये और नीचे
एन स्क्वायर एच स्क्वायर तक, देखो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, एक एन है एक एच है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो इस वाली टर्म में हमें क्या पता है कि -2 माइनस को हटा देते हैं, 2 स्क्वायर के स्क्वायर एम ई स्क्वायर और जी को भी अलग रखेंगे एटॉमिक नंबर अपॉन एच स्क्वायर। ये एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमारा जो E इज इक्वल टू आ जाता है, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाता है -13.6, कितना 13.6 इसकी जो वैल्यू आती है अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। और ये हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 है, अदरवाइज हम z स्क्वायर भी इसमें लिख देंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए कितना आएगा, z इज इक्वल टू 1। क्लियर है? हाइड्रोजन के लिए g इज इक्वल टू 1 रख दो, बाकी अगर कोई और एटम है तो उसके लिए उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एनर्जी स्टेट, हम एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन में, वो कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पर n बराबर 1 फर्स्ट के लिए 1 रख दो, सेकंड के लिए 2 रख दो, थर्ड के लिए 3 रख दो। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा एनर्जी स्टेट जो है हमारी क्लियर हो गई थी, हमारी एनर्जी निकल के आ गई, इतनी एनर्जी होगी, ये याद रखना। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सही है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। सही है? इस हिसाब से ठीक है। अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की, जिसके पीछे सारा का सारा ये सिस्टम जो है चल रहा था कि भाई क्या सही है, एटम में स्पेक्ट्रल लाइन, सारा का सारा खेल स्पेक्ट्रल लाइन का ही था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी इसी चक्कर में आके फेल हो गया कि वो स्पेक्ट्रल लाइन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और बोर एटॉमिक मॉडल ने ही स्पेक्ट्रल लाइन को ठीक से बताया। हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम है, पर वो बाद की बात है। हाइड्रोजन के केस में हम पढ़ते हैं जो कि सही पाया गया है। तो इसने क्या बताया, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये बताओ जल्दी, इसको लिखो फिर मैं बताता हूँ जल्दी से आगे। एनर्जी स्टेट्स के बारे में पता चल गया, एनर्जी स्टेट की जानकारी मिल गई हमें। इसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं, और जो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन। अब जिन्हें नहीं पता स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, उनको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि स्पेक्ट्रल लाइन बेसिकली कुछ लाइट का वो पैटर्न है जो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में भी दिखता है और जो नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें भी हमें दिखता है। जैसे पहले पूरा बेसिक से इसको समझते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन की जो बेसिक डेफिनेशन नील बोर ने दी वो ये दी कि उसने कहा कि हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है। अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। वहाँ से वो अगर अपनी एनर्जी किसी फॉर्म में लूज़ करता है तो फॉर्म मतलब बेसिकली ऊपर जाने के बाद वो अनस्टेबल होने लगेगा, और अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा, और एनर्जी लूज़ करके क्या कर जाएगा, वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऊपर से नीचे आने का जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है, वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज़ करता है। फोटोन तो सबको पता ही है, आप ड्यूअल नेचर में हम पढ़ चुके हैं। लाइट एक पार्टिकल नेचर जो है दिखाती है, और वो पार्टिकल क्या होता है, फोटोन। अब जब वो फोटोन रिलीज करेगा तो उस फोटोन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। भाई फोटोन है तो एक वेवलेंथ भी रखेगा, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी भी होगी, कुछ एनर्जी तो कैरी करके जाएगा। कितनी एनर्जी कैरी करके जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू इसमें जो है वो फ्रिक्वेंसी है, और अगर हमें फ्रिक्वेंसी पता है तो हम उसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, क्या, लैम्डा। ठीक है,
हमने वेवलेंथ निकाल ली। अब ये जो गिवन वेवलेंथ है ये हमें ये वैल्यू बताएगी कि वो पर्टिकुलर फोटोन किस कलर का होगा, किस कैटेगरी का होगा। क्योंकि हमने पता है कि एक भाई जो कलर आप देखते हो, सपोज करो मुझे ब्लू कलर दिख रहा है या येलो कलर दिख रहा है या रेड कलर दिख रहा है, वो उसके अपनी वेवलेंथ की वजह से दिख रहा है। और जो कलर मैं नहीं देख पाता वो इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में है नहीं, उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो जब कोई रेडिएशन रिलीज कर रहा है फोटोन की फॉर्म में, उस फोटोन की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है और वो वेवलेंथ जिस कैटेगरी में उसके मतलब जो उसका रेडिएशन है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है या नहीं है या कौन से कलर का निकल रहा है, उसके आधार पे मुझे कलर लाइंस जो है मिलती थी। इन्हें बोलते थे, मतलब बोलते हैं, थे नहीं कि मतलब अब भी निकल जाएंगी, इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन। पहले ये नहीं पता था कि ये क्यों निकलती हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन नील बोर ने किया। एक्सप्लेनेशन क्या दी उन्होंने, ये कहा कि सपोज करो हमने एक कंटेनर में या किसी भी मटेरियल मतलब किसी भी उसमें ये एक प्रोसेस है, ऐसे बहुत प्रोसेस हो सकते हैं कि एक कंटेनर में हमने क्या ले ली, हाइड्रोजन गैस, उसको हमने हीट करना शुरू कर दिया, ये सबसे इजी प्रोसेस है। उसको हमने हीट करना शुरू किया, हाइड्रोजन, जब हमने उसको हीट करना शुरू किया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में। जब हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं और एनर्जी लूज़ करके कहाँ आने लगते हैं, वापस से निचली स्टेट्स में आने लगते हैं। और जब निचली स्टेट में आएगा, अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ से ये वापस नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, हमने कहा एच न्यू, सही है। हालांकि इस एच न्यू के लिए भी बोर ने अलग से एक पोस्टुलेट जो है दिया था, और वो क्या था कि अगर ये E2 है एनर्जी स्टेट और ये क्या है E1 ऑर्बिट, तो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो E2 माइनस E1 के बराबर होगी। तो उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी रिलीज में उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी जो हमें कलर पैटर्न के तौर पे दिखती है। इसको बोला गया स्पेक्ट्रल लाइन। इसी को हम पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो उसने कहा ये जो एनर्जी निकल रही है हमें इसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो हमारे एच न्यू जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज करी वो किसके बराबर हुई, बेसिकली एनर्जी गैप के, यानी E2 माइनस E1। अभी हम क्या मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया, सेकंड से फर्स्ट में कूद रहा है। तो हमें E2 की बात करें तो E2 हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो एच न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, E2 की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस, देखो ये फॉर्मूला देखो, इसमें n की जगह क्या रख देंगे 2, n की जगह क्या रखेंगे 2, और 1 की जगह क्या रखेंगे 1। भाई सेकंड के लिए ले रहे हैं तो n की जगह 2 हो जाएगा, 1 के लिए ले रहे हैं तो n की जगह 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्योंकि 1 2 जरूरी नहीं है 1 से 2 में या 2 से 1 में ही जाए, वो कहीं भी हो सकता है, तो हम सबसे आउटर वाली को 2 मान लेंगे और जिसमें कूद रहा है उसको हम 1 मान लेंगे। तो अगर दो एनर्जी स्टेट्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड में आ रहा है या सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है, तो हम इसको इस केस में लेंगे कि माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई स्क्वायर, और हाइड्रोजन के केस के लिए ले रहे हैं तो जी हमारा 1 हो जाएगा, अपॉन में N2 स्क्वायर और H स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, E1 के लिए यहाँ पर E1 ले लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए हमने जी कितना मान लिया, यहाँ पे 1 मान लिया है, और अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पर जी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस केस में अगर हम देखें तो ये सब कॉमन आ जा रहा है, तो एच न्यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई स्क्वायर और जी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब हमें लैम्डा निकालना है, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई स्क्वायर जी स्क्वायर
अपॉन एच स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इन एच सी की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई स्क्वायर जी स्क्वायर ओवर एच क्यूब सी। क्लियर? और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब इसमें ये वाली जो टर्म आप देख रहे हो, ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, e की पावर, हाँ भाई e की पावर 4 आएगी। हाँ, 2 इसकी थी और 2 इसकी थी। ठीक है, 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई की पावर 4 और जी को छोड़ देते हैं अभी क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अलग है, एच क्यू सी, इसके बराबर क्या हो जाता है, आर के बराबर। और इस आर को क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है इस आर की, 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो 1 अपॉन लैम्डा हमारा किसके बराबर हो गया, आर जी स्क्वायर अपॉन एन, आर जी स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा एमिटेड वेवलेंथ जो है निकलती है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उस एनर्जी की, मतलब उस फोटोन की वेवलेंथ क्या है। ठीक है, और उससे हमें ये पता लग जाएगा कि रेडिएशन किस उसमें हो रहा है, सीरीज में। ठीक है, इसे ही रेडबर्ग फॉर्मूला बोल देते हैं। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन का केस और देखते हैं। अब एनर्जी स्टेट्स में ये जो डिफरेंट टाइप की जो सीरीज़ हैं ये कैसे आती हैं, इसको देख लेते हैं। सपोज करो ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है बीच में, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये इससे ऊपर वाली ऑर्बिट हमने मान ली। ठीक है, ये इन्फिनिटी आगे मान लेते हैं। तो अगर हम ये कहें कि कोई सेकंड वाली, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2, n बराबर 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। तो हमने कहा अगर कोई सेकंड से फर्स्ट में जंप कर रहा है, थर्ड से फर्स्ट में जंप कर रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में जंप कर रहा है, या फिफ्थ से फर्स्ट में जंप कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारा जो कॉन्सेप्ट, ये सब जो हिस्सा है किसका है, लाइमन सीरीज़ का। समझ में, जो भी एनर्जी रेडिएट करेगा वो किस सीरीज़ का हिस्सा होगी, लाइमन सीरीज़। अभी हमने ये देखा ना, ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर से फिर निचली स्टेट में जंप करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो एक एक स्टेट पे ही जंप करें। ऐसा नहीं है वो 5 में से चौथे में आएगा, फिर चौथे से तीसरे में आएगा, ऐसा नहीं है। वो निचली स्टेट में कहीं भी जंप कर सकता है, वो डायरेक्ट इन्फिनिटी से पहले में आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी उसने रेडिएट कर दी। वो हो सकता है 5 में से चौथे में ही जाए, हो सकता है वो 5 में से तीसरे में जाए। सही है, तो इसीलिए हमने इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। और कैसे कैटेगराइज किया कि कहीं से भी, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर फर्स्ट में जंप कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। समझ में आ रहा है, कहीं से भी किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, चाहे दूसरे से करे चाहे इन्फिनिटी से करे, अगर डायरेक्ट किस में जंप कर रहा है, फर्स्ट वाले में, तो वो किस सीरीज़ का हिस्सा है, लाइमन सीरीज़ का। तो इसमें हमें पता है भाई एनर्जी में कितनी एनर्जी निकली, उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने फॉर्मूला वो निकाला है वहाँ पे।
उसमें N1 और N2 है, तो लाइमन सीरीज के लिए N1 तो वो है जिसमें जंप करता है, तो N1 हमेशा कितना रहेगा, फॉर लाइमन सीरीज, फॉर दिस सीरीज N1 कितना रहेगा हमेशा 1, और बाकी N2 हमारा कितना हो सकता है, N2 हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। क्लियर? तो इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम निकालें तो सबसे पहले मैक्सिमम निकालेंगे, तो क्या होगा, जब सेकंड से फर्स्ट में यानी सबसे कम वाले में जंप करेगा। अब ये मिनिमम क्यों हो गया, कम वाले में मिनिमम क्यों हो गया, क्योंकि एनर्जी सबसे कम रेडिएट करेगा सेकंड से फर्स्ट में आने में, सबसे लेस एनर्जी जो है रिलीज करेगा उसमें, और एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चलता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, सीधी सी बात है भाई, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है। अगर हम आपसे पूछें कि एक तो जंप कर रहा है 5 से फर्स्ट में और एक जंप कर रहा है सेकंड से फर्स्ट में, कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो बताओ कौन करेगा, जो 5 से फर्स्ट में कर रहा है वही तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अब जब 5 से फर्स्ट वाले में ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि E = क्या होता है, h न्यू, तो न्यू हो जाएगा ज़्यादा। अगर न्यू ज़्यादा है तो लैम्डा कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि लैम्डा और न्यू का जो रेशियो है वो c के बराबर ही होता है, मतलब जो इनका प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, c के, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कूदने में न्यू बहुत ज़्यादा था तो लैम्डा कैसा हो गया, मिनिमम। यहाँ सेकंड से फर्स्ट में कूदने में सबसे कम फ्रीक्वेंसी मिली क्योंकि सबसे कम एनर्जी मिली, तो हमारा लैम्डा कैसा हो गया, मैक्सिमम। ठीक है तो इसीलिए लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब सेकंड से कहाँ कूदेगा, फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा r, जी तो 1 है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 1/N1 कितना है हमारा 1 माइनस 1/N2 कितना हमारा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली r माइनस r/4, तो ये हो जाएगा -3r/4, तो लैम्डा मैक्सिमम जो आएगा हमारा वो हो जाएगा 4/3r और ये हो जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो आ गया मैक्सिमम वेवलेंथ जो इस सीरीज में हमें मिली। मिनिमम कितनी मिलेगी, तो फॉर मिनिमम N1 तो हमारा 1 रहेगा ही रहेगा, N2 कितना हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, तो ये 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा r, ये तो 1 ही रहेगा, माइनस 1/∞ क्या हो जाता है 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा r के, भाई 1/∞ क्या होगा 0, तो ये r, तो लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा हमारा 1/r, और ये किसके बराबर होगा 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम इस सीरीज में ये वेवलेंथ निकालें कि कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो ये किस सीरीज का हिस्सा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन का, किसका, तो यहाँ हमें जो लाइट रेज मिलेगी वो किसका मिलेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन, मतलब ये जो लाइमन सीरीज में हमें लाइट मिलती है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट हमें मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, कब, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहाँ जंप कर रहा है, फर्स्ट में जंप कर रहा है। इसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड इज द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में इसमें तो कहाँ जंप कर रहा था, फर्स्ट में, अब बाल्मर के केस में कहाँ जंप करेगा, सेकंड में, सीधा सा, यानी कि थर्ड से भी सेकंड में जंप कर सकता है और इन्फिनिटी से भी सेकंड में जंप कर सकता है। इन दोनों के बीच में कहीं भी करे, सेकंड में अगर जंप करेगा तो वो किस सीरीज का हिस्सा है, बाल्मर सीरीज का हिस्सा है। क्लियर है, तो फॉर बाल्मर सीरीज हमारा N1 हमेशा कितना रहेगा 2, और N2 हमारा वेरी करेगा कहाँ से कहाँ से, 3, 4, 5 इन्फिनिटी। सही है, 1 नहीं होगा क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तभी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज का मतलब ये है
यहाँ से भी यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से भी यहाँ जंप कर सकता है, और सॉरी हाँ, और बाहर वाले से भी यहाँ पे जंप कर सकता है। तो ये जो है ये किसका हिस्सा है, बाल्मर का, बाल्मर सीरीज का हिस्सा है। क्लियर। इसमें अगर वेवलेंथ निकालें तो 1/λ मैक्सिमम हमारा कितना होगा, r 1/2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 9, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6563 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा मैक्सिमम हमारा कितना आएगा 6563 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, और लैम्डा मिनिमम हमारा कितना आएगा, इसी तरह से सेम, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि यहाँ कितना रहेगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी, और लैम्डा मिनिमम हमारा जो आएगा वो आएगा 3646। हाँ, मतलब इन दोनों के बीच में रहेंगे, अगर 5 भी रखोगे तो भी इन दोनों के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। समझ में आया, क्योंकि हमने एक्सट्रीम लेवल के दोनों निकाल लिए। हाँ भाई, इसमें n1 बराबर 2 रहेगा ना हमेशा, सेकंड में ही तो जंप कर रहा है, तो सेकंड में जंप कर रहा है तो सेकंड 2 ही रहेगा। अगली वाली सीरीज में थर्ड में जंप करेगा तो n1 बराबर हमेशा 3 रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि लाइमन सीरीज में n1 1 ही रहता है, बाल्मर में n2 हमेशा n1 हमारा 2 ही रहता है। सही है। इसके बाद कौन सी सीरीज आती है, पाश्चन। तो तीसरी हमारी क्या है, पाश्चन, PASC। तो सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, जो 3646 का लिया। हाँ, तो इन्फिनिटी ये 0 हो गया ना, नहीं है समझ, वहाँ रखा तो है, वो 0 हो गया इन्फिनिटी। सही है। ओके, पाश्चन सीरीज में हमारा n1 हमेशा कितना रहेगा, 3। इसका मतलब तीसरे वाले में जंप कर रहे हैं हम, कहाँ से कहाँ, बाहर से यहाँ इसमें जंप कर रहे हैं हमेशा, इससे भी इसमें कर रहे हैं, इससे बाहर वाले से भी इसमें कर रहे हैं, थर्ड वाले में। ठीक है, तो जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा पाश्चन सीरीज का हिस्सा। तो इसके लिए अगर हमारा लैम्डा मैक्सिमम निकालें, अब तो तुम जान ही गए हो, इसमें कितना रख देंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 9 माइनस 1/16। तो पाश्चन सीरीज में मैक्सिमम जो निकलेगा। अच्छा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये किसका है, विजिबल स्पेक्ट्रम का, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है। और पाश्चन सीरीज में हमारा लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम रहता है 18,751, और लैम्डा मिनिमम जो होता है हमारा वो होता है कितना, 8,220 एंगस्ट्रॉम। ये कौन सा रीजन है, इंफ्रारेड। क्या है, इंफ्रारेड। ठीक है। और सेम इसी तरह से आगे हमारी और भी सीरीज आती हैं, जैसे ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज, पीफंड। ठीक है, उसे फंड सीरीज भी बोल देते हैं, पी नहीं पढ़ते, पी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग उसे फंड सीरीज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका स्पेक्ट्रल लाइन, समझ में आ गया, क्लियर सबको। कौन सा आर, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट वो लिखवाया तो था पीछे, आर 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। क्लियर। इसके बाद एनर्जी लेवल ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आपको अभी जो पीछे ये एनर्जी लेवल इसी के लिए कैसे निकालेंगे, ये लिखा हो, मिटा दूं इसको। देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम,
एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से हम बनाएं, ये बेसिकली बताता क्या है। एनर्जी लेवल डायग्राम हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, और ये खींचना बहुत मुश्किल ईजी है। कैसे, हमें पीछे इक्वेशन एक एनर्जी के लिए इक्वेशन पढ़ी थी क्या, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ z स्क्वायर भी रहता था, पर हाइड्रोजन के लिए z कितना हो जाएगा 1, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, सिंपल यही रहेगा। तो अगर हम फर्स्ट एनर्जी के लिए निकालें E बराबर 1 के लिए, तो हम n बराबर कितना रख देंगे 1, तो कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इज इक्वल टू 2 के लिए n बराबर कितना रखेंगे, -13.6। E2 के लिए हम कितना रखेंगे -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितनी बार डिवाइड होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E3 के लिए कितना हो जाएगा -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 के लिए कितना हो जाएगा -13.6 अपॉन 16, कितना जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव। ऐसे ही E5 के लिए निकाल लो, कितना हो जाएगा -13.6 अपॉन 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो एनर्जी लेवल हमें किस तरह से खींचने हैं। सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल डाउन वाला खींचते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है जो कि n इज इक्वल टू n1 है, और इसका एनर्जी लेवल पे कितनी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब n2 को खींचेंगे तो इसमें और इसमें लगभग कितना 10 का गैप दिख रहा है सामने, तो सेकंड n2 एनर्जी लेवल कहाँ खींचेगा हमारा, यहाँ, ये है n2, इस पर कितनी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद E3 यानी n3 एनर्जी लेवल जो खींचेगा हमारा, वो कितना 1.51 पर खींचेगा, तो हमारा ये आ गया यहाँ पर n3 कितना है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद E4 0.85, तो ये और इसके करीब हो जाएगा, कितना n4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर ये 54 ये इसके और करीब हो जाएगा। -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसमें जो सीरीज़ की हम बात कर रहे थे, अगर हम लाइमन सीरीज़ की बात करें तो यहाँ से अगर इसमें कूद रहा है, यहाँ से इसमें कूद रहा है, इससे ऊपर वाले में कूद रहा है, या इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये पूरा सीरीज़ किसका हिस्सा था, लाइमन, ये लाइमन सीरीज़ थी। समझ में आया, सबसे कहाँ जा रहा है, फर्स्ट वाले में। अगर हम कहें इसमें, ये कौन सी सीरीज थी, बाल्मर सीरीज, ठीक है। अगर हमने कहा थर्ड वाले में आ रहा है, तो ये कौन सी थी, पास्चन। और अगर इसमें, ठीक है, तो ये कौन सी थी, ब्रैकेट। और फिर उसके बाद फंड सीरीज आ जाएगी। क्लियर है, तो ये तुम्हारा एनर्जी लेवल डायग्राम है, हर उसमें एनर्जी हम निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आ गया तो निकाल के तुम्हें देनी पड़ेगी। अरे ये सिंपल फॉर्मूला है तो सही है। हाँ, तो फिर सर ये कहाँ तक निकालनी पड़ेगी, नहीं, हाँ, तुम्हारे लिए बस 4 तक ही है, पी फंड तक है, पी फंड कह रहा हूँ, सॉरी, बाल पास्चन तक है बस, ठीक है। हाँ, अब इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी होगी, मान के चलो यहाँ से यहाँ कूद रहा है, तो E=h निकाल लिया, ठीक है। तो हम एनर्जी लेवल भी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी करी तो थी वो लैम्डा वाले, इससे वेवलेंथ निकाल सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो आप लोगों में बता दूं, मेहनत तो बहुत करी बोर ने,
पर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक ही अप्लाई होता है, उसके आगे नहीं अप्लाई होता है। ये जो भी हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ऑर्बिटल रेंज, ये सब स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो भी हम निकाल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एटम पर ही है। जब z इज इक्वल टू उससे 1 चला जाए, मोर देन 1 हो जाए, तो फिर ये ख़त्म हो जाता है, फिर ये काम नहीं करता। तो सारी मेहनत बस इसके लिए ही है ये, ठीक है। तो ये लिमिटेशन थी बोर के और एटॉमिक मॉडल की, ठीक है, बेकार कुछ नहीं है। इससे ये पता चलता है कि देखो भाई, हमने तो इतनी मेहनत कर ली, सही है, इससे आगे तुम करो, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल गया, बस n1 की वैल्यू n1 n2 n3 तो रखना है, सिंपल, क्या दिक्कत है।